अभी हम पढ़ रहे हैं डेटा साइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा क्या होता है, इन्फ्रेंशियल होता है। ओके, तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। और डिस्क्रिप्टिव की भी मैंने कुछ चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझा दी थी, जिसमें हमने क्या देखा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम पढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, जिसमें हमने पहली जो देखी थी, पहला जो हमने समझा था वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया था, और इन्फ्रेंशियल। इन दोनों की डेफिनेशंस और कहाँ कौन सी यूज होती है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी एक क्या होता है हमारा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है मेजर ऑफ स्प्रेड या मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम बाद में देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था, जितना आपका जोश रहेगा उतना ही हम अच्छे प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे इसमें। ठीक है ना। अब हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो मीन, मीडियन, मोड होते हैं वो क्या बताते हैं, कोई भी डेटा सेट हमें गिवन है, उसकी एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है मीन, मीडियन, मोड की हेल्प से, जो कि सेंटर को क्या करते हैं, डेटा के सेंटर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब लेकिन हमें क्या करना है, देखो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्या दे रखा है कि तीन स्टूडेंट नहीं बोल सकते हम, तीन प्लेयर के क्या दे रखे हैं, स्कोर्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट प्लेयर के स्कोर यहाँ पे दे रखे हैं, ये सेकंड प्लेयर के, थर्ड प्लेयर के। अब मान लिया कि तीनों का जो मीन, मीडियन, मोड है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है ना, मतलब इनकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो एक जैसी ही आ रही है। ठीक है, अब इन तीनों में से मुझे किसको चूज करना है, तो अब वो डिपेंड करता है। देखो मान लिया कि तीनों का जो तीन प्लेयर्स हैं, तीनों का जो एवरेज स्कोर आपको क्या लग रहा है कि हाँ तीनों एक जैसे ही हैं, तो अब आपको देखना है कि कौन कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि उसका हमेशा जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आज तो उसने क्या कर दिया है कि बहुत ही अच्छा स्कोर जो है कर दिया है, सेंचुरी मार दी है, और बाकी के जो मैचेस हैं उसमें उसका स्कोर क्या रहा है, 10, 0, 1, ऐसा कोई सा क्या रहा है, उसका स्कोर रहा है। लेकिन एक और ऐसा प्लेयर है जिसका ओवरऑल जो स्कोर है कुछ क्या आ रहा है, लगभग एक जैसा ही आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में से कंसिस्टेंट कौन है, ये वाला जो प्लेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो इसके जो पॉइंट से बहुत ही दूर दूर जाएंगे। एक तो मिला 100 और दूसरा कहा है 0 है, तो इसका जो डेटा होगा वो बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, आपको फैला हुआ मिलेगा। अब ये फैला हुआ डेटा बुरी चीज नहीं होती, कहीं कहीं पे वो फैली हुई चीजें अच्छी होती हैं कि आपका काम कहाँ कहाँ फैला हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पे जो बहुत ज्यादा स्प्रेड डेटा होता है वो अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, मतलब हमारे एनालिसिस के लिए वो चीज सही नहीं होती है। हमारा जो टास्क है, हमारा जो एम है, उसको वो फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड, कितना ज्यादा फैला हुआ है, मतलब कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें करना है। ठीक है ना, कितना जो हमारा डेटा है वो फैला हुआ है, स्प्रेड है, उसका हमें मेजर निकालना है। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो टेक्निक्स होती हैं, ये मेजर फाइंड करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो ये वाली जो मेथड्स होती हैं, और इन्हीं मेथड्स को आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रेंज पर। ठीक है ना, रेंज आप लोगों ने ये एग्जांपल सुना ही होगा, आप किसी शॉप पे जाते हो, पूछते हैं कि आपके पास किस रेंज में ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि 100 से शुरू हो रही है, 2000 पे फिनिश हो रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, 100 रुपए में तो आजकल क्या आता है, मतलब एक ये एग्जांपल था, मतलब एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है ना, तो देखो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट। आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम में से मिनिमम को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलने वाली है, रेंज मिलने वाली है। और इसी चीज को क्या बोला जाता है, विड्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी चीज को विड्थ भी बोला जाता है। तो मान लिया कि हमें मंथली सैलरीज दी हुई है एम्प्लॉइज की। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। मान लिया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड ना हो तो आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। तो 50K - 10K इज इक्वल्स टू 40K। तो ये आपको क्या मिली है,
विड्थ मिली है, एक तरह से क्या मिली है, रेंज या विड्थ मिली है इस डेटा सेट की, ठीक है ना। मान लिया कि एक जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह से 10K 20K और लास्ट जो वैल्यू है वो 25K है। ओके, अब इस बीच में बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो 25K माइनस 10K टोटल कितना आएगा 15K। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, कम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डेटा सेट है ज्यादा अच्छा है, ये डेटा सेट जो है वो बुरा है, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है कि हमारा डेटा कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो जितनी कम रेंज होगी उतनी ही क्या है, हमारा डेटा कम फैला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्या रेंज हर केस में हमें सही जो है, सही जज करने के लिए, सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है क्या? तो देखो इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। देखो ये जो है ये किसी एक प्लेयर का परफॉर्मेंस है, ये जो है किसी दूसरे प्लेयर का क्या है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये है स्कोर, ये है फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि 8 जो उसका स्कोर रहा है वो एक बार रहा है, 9 जो उसका स्कोर रहा है वो 2 बार रहा है, 10 उसका स्कोर 3 बार रहा है, एंड सो ऑन। इस प्लेयर बी का जो स्कोर है, ये प्लेयर ए ले लेते हैं हम, ये प्लेयर बी ले लेते हैं, उसका स्कोर कुछ इस तरह से 8 उसका स्कोर एक बार रहा है, 9 उसका स्कोर 0 बार रहा है, 10 उसका स्कोर 8 बार रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस डेटा सेट की बात करें तो इन दोनों में अगर हम रेंज देखो मैक्सिमम स्कोर उसका क्या रहा है, 12 रहा है, और मिनिमम स्कोर जो उसका रहा है वो क्या रहा है, 8 रहा है। तो 12 माइनस 8 कितना हुआ, 4 हुआ, रेंज इसकी 4 रही। इसका भी मैक्सिमम स्कोर 12 रहा है, मिनिमम स्कोर 8 रहा है, तो इसकी भी रेंज क्या हुई, 4 हुई। यहाँ पे तो रेंज क्या है, दोनों की एक जैसी है। तो अब अगर हम ग्राफ देखते हैं, देखो इसका अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या देखें कि ओवरऑल हम इसको एक कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें, देखो इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले की बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो उस केस में आप देखो मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो इस एरिया में है और ओनली एक पॉइंट इस वाले एरिया में है, ठीक है। अब रेंज दोनों की सेम है, लेकिन क्या हम इस रेंज के हिसाब से जज कर पाए कि कौन कंसिस्टेंट ज्यादा है, जबकि देख के ही पता चल रहा है कि ये कौन है, ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज हमें हर केस में सही रिजल्ट दे दे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक विड्थ पता कर सकते हैं डेटा सेट की, लेकिन हर एक केस में सही रिजल्ट दे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब क्यों सही रिजल्ट नहीं देती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले का केस देखें, इसका केस अगर हम देखें तो इसकी अगर हम रेंज निकालते हैं तो वो आ जाएगी 5 माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, 5 माइनस 1 4 है। लेकिन मान लिया कि एक सिर्फ हमने डेटा और ऐड कर दिया जो कि क्या है, 10 है। पे कुछ है एम्प्लॉइज जिनकी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, ठीक है। हमने पहले यहां से लेकर यहां तक कुछ एम्प्लॉइज को यहाँ पे ऐड किया था, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 4 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब हमने सोचा कि कोई मैनेजर हैं जिनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, या कोई भी बहुत ओल्ड स्टाफ है, उनको भी हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिनका जो एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, अब हमारी रेंज सिर्फ ये एक ऐड करने की वजह से हमारी जो रेंज है वो चेंज होकर क्या हो गई है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गई है, 9 हो गई है। सिर्फ ये एक वैल्यू ऐड करने की वजह से रेंज में क्या आ गया है, इतना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब यही चीज जो होती है ये क्या होती है, हमारा आउटलायर होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। आउटलायर्स क्या होते हैं, कुछ देखो हमारे जो नॉर्मल जो वैल्यूज चल रही हैं उनसे अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू आ जाती है, या कुछ ज्यादा ही छोटी वैल्यू अगर आ जाती है, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू अगर आ जाती है, तो उसकी वजह से हमने देखा था हमारे मीन पर भी क्या पड़ा था, फर्क पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेंज पर फर्क पड़ रहा है इस आउटलायर की वजह से, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द रेंज ऑफ द होल सेट ऑफ डेटा, पूरे सेट ऑफ डेटा की रेंज निकालने की बजाय आप क्या करें, जो आउटलायर है ना उसको इग्नोर करके बाकी डेटा सेट की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो अब हम आउटलायर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, आउटलायर्स को हमें हटाना नहीं है, लेकिन हमें रेंज निकालते टाइम हमें थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल मेथड। अब ये इंटर क्वार्टाइल मेथड में क्या होता है, हमारा जो डेटा सेट होता है ना उसको 4 पोर्शंस में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। पहले तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, हमें 4 पार्टीशंस में उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब अगर आप 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं तो 25% डेटा यहाँ पर है, 25% यहाँ पर है, 25% यहाँ पर, और 25% डेटा आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना।
आपको पता है आउटलायर्स क्या होते हैं, या तो बहुत छोटी वैल्यूज या बहुत बड़ी वैल्यूज। तो जो बहुत छोटी वैल्यूज होंगे वो इस वाले क्वार्टर में आ जाएंगी, और जो बहुत बड़ी वैल्यू है वो इस वाले क्वार्टर में आ जाएंगी, ठीक है ना। बने हैं इनको क्या बोला जाता है, देखो ये क्वार्टर्स हैं, इनको क्वार्टर बोलेंगे, क्वार्टाइल नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है ना। क्वार्टाइल कहाँ पे, यहाँ पर एक क्वार्टाइल ये है, एक क्वार्टाइल ये है, और एक क्वार्टाइल क्या है हमारा ये है। अब वो कैसे है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे सारी चीजें। तो टोटल क्वार्टाइल्स क्या होंगे, 3 होंगे हमारी, क्योंकि आपको पता है कि 3 ही वैल्यूज क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं एक लाइन को, एक पोर्शन को 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो एक पोर्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, 3 डेटा की हमें क्या करने वाली है, जो पढ़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है, लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है। जो लास्ट वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोला जाता है, अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। और जो मिडिल वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। मिडिल क्वार्टाइल मतलब कि मीडियन उसको बोला जाता है। तो वो वैल्यूज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, अभी हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा ये जो डेटा था, जैसे कि हमने पहला वाला एग्जांपल देखा था, उसमें हमने क्या कर दिया है, इनको पार्टीशंस कर दिए, इनके क्या कर दिए, टोटल 4 पार्टीशंस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो 25% डेटा यहां पर है और 25% डेटा कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। तो 25% डेटा यहां और 25% डेटा हमारा कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। अब हमारा जो क्वार्टाइल, सॉरी, जो हमारे आउटलायर्स हैं वो यहां पर और यहां पर आ जाएंगे, ये चीज तो श्योर है। तो यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली है। तो कंसिडरिंग वैल्यूज अराउंड द सेंटर ऑफ द डेटा, तो जो सेंटर में जो वैल्यू है अगर हम सिर्फ उसी को कंसिडर करते तो ऑटोमेटिकली हम जो आउटलायर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, जो आउटलायर्स हैं, जो ऐसी वैल्यूज जो क्या कर रहे हैं, हमारे मीडियन को, हमारी रेंज को अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ यहां पर आ रही हैं, कहां पर आ रही हैं, यहां पर और यहां पर आ रही हैं, उनको हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया है, 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। एक पार्टीशन ये वाला है, एक पार्टीशन ये वाला है, और एक पार्टीशन क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। तो उस तरह से, और हम कंसिडर, मतलब हम जो भी रेंज निकालें, अगर हम सिर्फ इसी की रेंज निकालें तो हमने जो हमारे आउटलायर्स है उनको क्या कर दिया, एक तरह से इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमें ये कैसे करना है। इसके पूरे फॉर्मूलास वगैरह मैं नहीं बता रही हूं। इसमें सबसे पहले आप देखिए, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम 2 पार्टीशंस में डिवाइड करें, तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हम इन नंबर्स को हम कुछ इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक हो गया हमारा, और ये हमारा एक और ब्लॉक हो गया, ओके। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो देखो इसमें यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसका मतलब हम इसको 56 और यहाँ पर 81, अब ये 56 और 81 क्या हो जाएंगे, हमारे क्वार्टाइल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे क्वार्टाइल्स हो जाएंगे। अब मतलब कि ये क्या हो गया, हमारा लोअर क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, क्वार्टाइल हो गया, ठीक है ना। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, हमारा Q3 हो गया। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हो चुके तो यहाँ पे भी आपको मीडियन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अब हमें निकालनी क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। नॉर्मली हम क्या कैसे रेंज निकाल रहे थे, नॉर्मली अगर हम रेंज निकालते तो 88 में से 48 को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। अब हमें जो निकालनी है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो वो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, अपर क्वार्टाइल, यूपी क्यू लिख देती हूं मैं, माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगी। तो इस केस में हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, 81 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 81 में से अगर हम 56 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और उसके बाद 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर हमने नॉर्मली रेंज निकाली होती तो हमें 88 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करते तो उस केस में हमें 40 मिलती, जो कि रेंज क्या होती, बहुत ही ज्यादा होती, बड़ी होती, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, अब आपको लगेगा यहाँ पे 4 पार्टीशंस कैसे हैं, तो देखो ये क्या है, Q1 एक Q1 क्या है, क्वार्टाइल है, जिसने इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Q3 भी क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिसने इसको 2 पार्टीशंस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज होते हैं जो कि डेटा को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
अब यही आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मान लिया यहाँ पर एक और वैल्यू होती, सपोज 90 होती, ओके, तो उस केस में हम पार्टीशंस किस तरह से करते। तो अब मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम फिर पार्टीशंस किस तरह से करते हैं। हमने क्या की है, एक और वैल्यू को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में हमारे जो पार्टीशंस होते वो कुछ इस तरह से होते, एक पार्टीशन हमारा ये हो जाता और एक और पार्टीशन हमारा क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या है, हमारी मीडियन है, ठीक है, या इसको हम Q2 भी बोल सकते हैं। अब इसमें Q1 अगेन हमारा यही है और हमारा जो Q2 है वो क्या है, ये है, ठीक है। तो 56 क्या है, हमारा Q1 है और 85 क्या है, हमारा Q2 है। तो यहाँ पर टोटली हमारे कितने क्वार्टाइल्स है, 3 क्वार्टाइल्स है, जिसने इसको क्या कर दिया, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये है हमारा Q2, तो Q2 में से अब हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना होता, 56 को सब्ट्रैक्ट करना होता, तो वो क्या हो जाती है, हमारी रेंज आ जाती, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हैं, ना कि पूरी ओवरऑल रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेरिएंस, और इस वेरिएंस की जरूरत क्या होती है ये भी हम समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने सिर्फ रेंज विड्थ निकालना देखी है, लेकिन अगेन देखो, एक जो भी कोच है वो क्या करते हैं, हमें मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर की जरूरत है। मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर का मतलब क्या होता है, जिसका जो स्कोर है ओवरऑल एक जैसा ही रहा हो, जिसका जो स्कोर हो वो हमेशा क्या रहा हो, लगभग एक जैसा ही रहा हो। या मुझे ऐसी चीजों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वेरिएंस की जरूरत पड़ती है। तो वेरिएंस क्या होता है, मेजर बेस्ड ऑन द डेविएशंस ऑफ इंडिविजुअल स्कोर्स फ्रॉम द मीन। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए पहले हमारा जो भी डेटा दिया हुआ है उसका पहले हम मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये मीन से कितने दूरी पर है, मीन में और इनमें कितना डिफरेंस है। देखो, जब आप कोई मेडिकल चेकअप भी करवाते हो तो एक एवरेज अज्यूम रहता है, लाइक हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो एवरेज जो होना चाहिए वो 12 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। मान लिया किसका 17 है, तो वो भी क्या है, मीन, ये क्या है, एवरेज इतना होना चाहिए, तो वो भी क्या है, मीन से बहुत दूर है। मान लिया किसी का 8 है, तो वो भी क्या है, मीन से बहुत दूर है। लेकिन अगर मान लिया कि किसी का जो हीमोग्लोबिन है वो 11 है, इसका मतलब क्या है कि वो मीन के क्या है, पास में ही है। तो यहाँ पे हम किसी एक वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम पूरे डेटा सेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सभी को क्या करेंगे, मीन से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 माइनस 17 कितना हो रहा है, 17 माइनस 12 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है, मतलब 5 ज्यादा है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, 8 माइनस 12 अगर हम करें तो उस केस में क्या आ रहा है, -4, मतलब 4 क्या है, ये कम है, ठीक है, क्या है, ये 4 कम है, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या है, जितना भी हमें डेटा सेट दिया हुआ है उसको हम क्या करने वाले हैं, मीन से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक और तो ये एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। अभी मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं बताया है, ठीक है। तो ये है हमारा x1, ये है हमारा x2, ये है हमारा x3, ये है हमारा x4 और ये क्या है, हमारा x5 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले हमें मीन निकालना है, तो मीन किसके इक्वल होता है आपको पता ही है। इन सभी को हमें क्या करना है, पहले ऐड करना है और फिर डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 3 + 4 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 12 कितना हो जाएगा, हमारा 26 हो जाएगा। 26 + 14 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया हमारा 40, ओके। इसके बाद में इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 8 आ जाएगा, ठीक है। मान लिए ये जो हमें क्या दी हुई है, हाँ कुछ भी स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। स्कोर मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होने वाली है, रन्स, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, रन्स होने वाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मीन से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें चेक करना है, तो हम मीन से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम 3 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 को भी 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 7 को भी 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 12 को भी 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सभी को हमें 8 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैं किसी एक स्कोर का नहीं निकालती हूँ, मैं पूरे स्कोर्स का क्या निकालना चाहती हूँ, वेरिएंस निकालना चाहती हूँ। तो 14 - 8, तो ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर नोटिस करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखें तो 4 - 8 -4 आ रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हो सकता है कि कुछ केसेस में ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, या आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके ही 0 रिजल्ट आ जाए। तो हम उस चीज से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। उस चीज से अगर हम बचना चाहते हैं तो क्यों ना हम इनकी स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि स्क्वायर करने से -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन आने वाला है
कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की बजाय इनका मोड ही ले लें तो देखो मोड लेने से भी रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा, वो भी वेरिएंस निकालने का सही तरीका है। लेकिन उस केस में क्या होने वाला है, देखो अगर हम अलजेब्रा की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, तो उसमें जो स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इजी होता है, तो इसीलिए स्क्वायरिंग ही की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी है हमारी, अभी 5 है तो 5 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो स्क्वायरिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमें क्यों करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 25 में अब देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है 7 - 8 मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगेन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर 14 - 8 कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है और इसको हमें 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि देखो ये थी x1, ये थी x2, ये थी x3, x4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ओवरऑल कुछ इस तरह से बना सकते हैं, xi लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम हमेशा मीन से ही क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी जगह ये जो मीन का नोटेशन होता है म्यू, वो हम लिख सकते हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, समेशन, जो कि एडिशन, समेशन मतलब सम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। 1 से लेकर, यहाँ n क्या है, 5 है, तो 1 से लेकर क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। पहले हमने 1 वैल्यू रखनी है, फिर 2, 3, 4, 5 रखनी है, उन सबको ऐड कर देना है। और यहाँ पर ये चीज नीचे क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय n, मतलब जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो हो जाएंगी। तो अब हम इजीली हमारे फॉर्मूला को देख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये 2 फॉर्मूलास हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो, तो ये किसके लिए है, पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए है, ठीक है। और ये सैंपल वेरिएंस के लिए। अब क्योंकि हमने इस साइड स्क्वायरिंग की थी, इसीलिए हमने इसको कंपनसेट करने के लिए इस साइड भी क्या की है, स्क्वायरिंग की है, ठीक है ना। अब ये पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है, सैंपल वेरिएंस क्या है। अगर हम हर एक पूरी क्लास के हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक मेंबर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, सैंपल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल वेरिएंस हो जाएगा। आपको लगेगा अगर सैंपल वेरिएंस, अब अगर मैंने टोटल थे 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को मैंने ऑब्जर्व किया, उसका डेटा कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगर मैंने उसमें से टोटल 80 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 8 - 1 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये n-1 क्यों है, तो वो उस चीज के लिए अगर आप डिमांड करते हो तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा, लेकिन अभी आपको इसी चीज को समझना है, ठीक है। ये सैंपल वेरिएंस और ये क्या है, हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या करता है, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसी तरह से ये वाला भी आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हो। देखो अगर हम इस डेटा की बात करें तो इसका मीन 142 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जो कि यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी मीन की लाइन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये मीन से कितना नीचे है, ये मीन से कितना ऊपर है, ये कितना नीचे है, ये लगभग मीन पर ही आ रहा है, और ये मीन से कितना ऊपर है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो एक और चीज थी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इतने रन्स, तो ऑब्वियसली जो हमारी उसकी यूनिट थी, इसकी यूनिट क्या थी, रन थी। यही डिस्टेंस होती तो सेंटीमीटर होती, हाइट होती तो इंचेस होती। तो जहां इसकी स्क्वायरिंग हो रही है वहीं पे हमारी उस सेंटीमीटर की भी क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लिया इसका वेरिएंस का रिजल्ट कुछ भी आता है, इसका वेरिएंस का रिजल्ट कुछ भी 2.5 या कुछ भी आता है, 7.5 समथिंग आ जाता है, मान लिया 3.5 आ जाता है, ओके। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं इसका वेरिएंस क्या है, तो उस यूनिट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रन स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि हम कोई एरिया नहीं कैलकुलेट कर दे जो उस यूनिट का भी स्क्वायर हो जाए। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आया है, जो कि देखो आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसका हमने क्या ले लिया है, अंडर रूट ले लिया है। तो अंडर रूट लेने से आपको पता है स्क्वायर क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। तो देखो पॉपुलेशन वेरिएंस का ये फॉर्मूला था, ठीक है।
अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मान लिया कि हमारा वेरिएंस आया था 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर हमारा पॉपुलेशन या अगर हमारा वेरिएंस था 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर ओनली। अब हमारा स्क्वायर क्या हो चुका है, हट चुका है। तो डेविएशन का भी मतलब तो क्या होता है, कितना वो भटका है अपने रास्ते से, ठीक है ना। वेरिएंस और डेविएशन दोनों एक ही चीज है, बस यहां पर हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर रूट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस जो होता है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर कितना डिपेंड कर रहे हैं, वो चीज क्या होती है, कोवेरिएंस होती है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल टर्म दैट रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इन विच अ चेंज इन अदर रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। मान लिया कि हमें ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसका और किसका बनाने जा रहे हैं, कि प्राइस और प्रॉफिट का अगर मैं ग्राफ बनाने जा रही हूं, ठीक है, प्राइस और प्रॉफिट का। जैसे जैसे मैं देखो, मान लिया इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से कि देखो एक पॉइंट तक तो प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ा, बाद में प्रॉफिट कम होने लगा। अब आपको लगेगा बाद में प्रॉफिट कम क्यों हुआ होगा, तो देखो सेल्स हमारी कम हो गई होंगी प्राइस बढ़ाते बढ़ाते, तो प्रॉफिट भी क्या होता गया, कम होता गया। तो मान लिया कुछ हमारा इस तरह का क्या है, ग्राफ है, ठीक है ना। अब प्राइस जो है उसका भी कुछ मीन होगा, प्रॉफिट जो है उसका भी कुछ मीन होगा, और मान लिया इनका जो मीन आ रहा है वो कुछ यहां पर आ रहा है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। प्राइस जो वेरिएबल है उसका अपना कोई सा मीन होगा। देखो प्राइस हम मान लेते कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले थी 5 रुपीज, फिर हुई 6, फिर हुई 7, फिर हुई 8, फिर हुई 9, फिर हुई 10। अब हमें इस पॉइंट तक प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा था, यहाँ पर 2 रुपीज का हुआ, यहाँ पर अब हमें 3 रुपीज का प्रॉफिट होने लगा। फिर हमने प्राइस को ज्यादा ही बढ़ा दी, तो उस केस में क्योंकि सेल्स कम होती गई, मैं ऐसे ये ग्राफ बना रही हूं, तो उस केस में अगेन हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बनाया। तो ये है मेरी एक्स वैल्यूज, ये है मेरी वाई वैल्यूज, ठीक है, ये है मेरी एक्स वैल्यूज और ये है मेरी वाई वैल्यूज। अब इनका भी कुछ मीन होगा और इनका भी कुछ मीन होगा जो यहां पर कहीं पे हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर एक चीज, अब ये जो चीज है यहाँ पे xi माइनस एक्स, xi माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, अगर मीन से नीचे हैं अगर वैल्यूज, मीन से अगर नीचे वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये टर्म क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। देखो मान लिया मीन आ रहा है इस चीज का 5, ठीक है। अब 5 से नीचे अगर कोई सी वैल्यू है 3 माइनस 5 तो नेगेटिव ही आएगा। तो अगर मीन से जो नीचे वैल्यूज हैं मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये भी मीन से, अगर ये भी मीन से क्या है, नीचे है, तो उस केस में ये वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होने वाली है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है वैसे वैसे अगर आपकी दूसरी चीज भी बढ़ रही है, जैसे जैसे ये एक चीज बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो उस केस में हमारा कोवेरिएंस आता है पॉजिटिव, ठीक है। उस केस में हमारा कोवेरिएंस क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ओके। मान लिया कि ऐसा है कि जैसे जैसे हमारी एक चीज तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे, तो यहां पर हम देखें, यहां पर हम मीन को क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहां पर हम देखें तो यहां पर हम क्या आ गए हैं, मीन के नीचे हैं। यहां पे हम क्या है, मीन के नीचे आ रहे हैं। देखो कोई सी एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, मान लिया इनका जो मीन है वो क्या है, 3 है, ठीक है। और हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ये क्या है, 2 है। तो 2 माइनस 3 क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आने वाला है। क्या रिजल्ट आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा कोवेरिएंस पॉजिटिव है। जब एक चीज तो बढ़ रही है, देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा कोवेरिएंस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। इतना कंसेप्ट समझ में आया। तो अब यहाँ पर इस वाले में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे भी कोवेरिएंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कुछ ऐसा है, देखो इस तरह से हम आ रहे हैं, मतलब हमारी एक्स एक्सिस में भी हम पीछे आ रहे हैं और वाई एक्सिस में भी हम नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कोवेरिएंस है वो क्या है,
कोवेरियंस पॉजिटिव है, देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो उस केस में हमारा जो कोवेरियंस है वो क्या मिलने वाला है, हमें पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर कुछ इस चीज की अगर हम बात करते, देखो अगर हम ऐसे आ रहे हैं, हम प्राइस को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, प्रॉफिट भी हमारा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो उस केस में भी दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो कोवेरियंस क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसके बाद अब कोवेरियंस की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर, क्योंकि नेगेटिव हो सकती है तो कितनी भी नेगेटिव हो सकती है, से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो अब एक और चीज आती है, नेक्स्ट आता है कोरिलेशन। कोवेरियंस हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब कोरिलेशन क्या बताता है, दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कितने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं का मतलब ये है कि उनके बीच का रिलेशन कैसा है, ठीक है ना। अब देखो किसी का रिलेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी का रिलेशन अच्छा है, जब किसी एक को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा भी उसको क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक में चेंजेस करते हैं तो दूसरा जो वेरिएबल है उसमें भी चेंजेस हो, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों क्या है, रिलेटेड हैं। अब ये कोरिलेशन क्या बताता है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बताता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजर द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड, कि कितने हद तक वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तो ये कोरिलेशन हमें बताता है। अब इसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज होता है, जिसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में आप अच्छी तरह से देखते हो कि कोवेरियंस भी है। अब देखो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, अब इनमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि फॉर्मूलाज जो है वो किस तरह से डिराइव हुए हैं, हमें सिर्फ इनका ओवरव्यू पढ़ना है कि ये क्या है, इनका जो लॉजिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये है, जिसमें आप कोवेरियंस भी देख रहे हो। कोवेरियंस अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसकी जो वैल्यू, देखो कोवेरियंस की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू देखें तो वो -1 से लेकर 1 तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज ये नहीं है। अब इन्हीं वैल्यूज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कोई दो वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, जैसा कि मैंने क्या बताया है कि -1 से लेकर 1 तक +1 तक के बीच की इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, लाइक -0.9 आ सकता है, -0.5 आ सकता है, -0.1 आ सकता है, 0.1, इसी तरह से 0.9। तो ये ढेर सारी वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं +1 की, ठीक है। अगर हमारा जो ग्राफ है, जो स्कैटर्ड डायग्राम है, वो कुछ इस तरह से हमें एक लाइन मिल रही है, ऐसी स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, जैसे जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है वैसे वैसे दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जितनी तेजी से एक्स बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से हमारा वाई भी बढ़ रहा है। मतलब जितनी तेजी से हम क्या कर रहे हैं, वर्क ज्यादा कर रहे हैं, काम ज्यादा कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ये बताया, आप कुछ और भी एग्जाम्पल सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो उस केस में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। किस केस में, परफेक्ट पॉजिटिव के केस में, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से अगर हमारा स्कैटर्ड डायग्राम हमें मिल रहा है, तो आप देख रहे हो जैसे एक बढ़ रहा है वैसे ही दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि एक्स तो बढ़ा है लेकिन वाई कम हुआ है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे देख सकते हो एक्स बढ़ा है लेकिन वाई कम भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, वाई वही रहा है। किसी पॉइंट पे आप देख सकते हो एक्स बढ़ा है लेकिन वाई कम हुआ है, तो इसका मतलब वो किसी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि एक्स भी बढ़ा है वाई भी बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये क्या था, परफेक्ट था जिसमें +1 वैल्यू आएगी, ये है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इसकी वैल्यू 0.9, 0.88 ऐसी कुछ वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं वीक पॉजिटिव पे। तो
नेक्स्ट जो है, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, जो हमारा स्कैटर्ड डायग्राम है, हमें कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। देखो लाइन ऐसे ही जा रही है, लेकिन कभी बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने पर वाई कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आपके फॉर्मूला में क्या था, कोवेरियंस था। कोवेरियंस का अच्छी तरह से मैंने आपको समझा ही दिया था। जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही आने वाला है रिजल्ट। लेकिन ये क्या है, वीक पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 0.1 0.2 के आसपास कुछ आने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉजिटिव्स। इसके बाद हम नेगेटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में यहां से लेकर यहां तक गई हूं, आपको बताया। नेगेटिव से पहले एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जीरो कोरिलेशन। जब एक के बढ़ने कम होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर परफॉर्मेंस, कि हाइट बढ़े या कम हो, उनके परफॉर्मेंस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो कोरिलेशन। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि नेगेटिव कब आएगा। देखो, जब एक के बढ़ने से दूसरा कम ही हो, डेफिनेटली कम ही हो, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टाइम नेचुरली कम ही लगेगा, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। देखो कोवेरियंस उस केस में नेगेटिव आएगा, तो ये चीज क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, अब हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव देखेंगे, मतलब ऐसी कोई सी वैल्यू आ रही हो। ठीक है, -1 के थोड़ा पास में ही, जब एक के बढ़ने पर दूसरा कम तो हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल पक्का है कि कम ही होगा। कुछ इस तरह से जब हमें डायग्राम मिले, स्कैटर डायग्राम, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब कभी तो बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। अगर हम स्पीड और टाइम का ही देखें, स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन हमें ब्रेक लगाना पड़ा, आगे कोई सी गाड़ी आ गई, तो उस केस में हमें टाइम अगेन ज्यादा लगने लगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट के बढ़ाने पर हमारा से हमारे जो प्राइस है उसको बढ़ाने पर हमारा प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है कि देखो, हो सकता है कि हमने प्राइस बढ़ा दी तो उससे चीज से हमारी सेल्स अफेक्ट हो जाए। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा वीक नेगेटिव। वीक नेगेटिव जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो, कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक के बढ़ाने से कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। जो दूसरा जो वेरिएबल है वो कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, -0.1 इसके आसपास कुछ आने वाला है। ठीक है, जैसे